स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 7 टॉपिक चल रहा है वेक्टर्स। एक्चुअली लास्ट में हमने जो डिस्कस किया था बेटा, वो डिस्कस किया था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है। अब उसी में क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा सा आगे हमने जो लास्ट डिस्कस किया वो पेज दिखाता हूँ आपको। हमने लास्ट ये पढ़ा था कि ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर सी, और जो वेक्टर सी है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। अब हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं। हाउ टू फाइंड ए क्रॉस बी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मींस इसको एक्स वाई जेड की फॉर्म में अगर हम फाइंड करना है, आई कैप जे कैप जेड के कैप, तो कैसे फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी बेटा। सपोज वेक्टर ए आपको गिवन है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बी वेक्टर गिवन है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। अब बेटा ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए मैं लिख लिया आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप ए एक्स बी एक्स, जे के लिए ए वाई बी वाई, के लिए ए जेड बी जेड, आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है तो एक ट्रिक है, पहले आई वाली लाइन को आप यहाँ पे लिखिए आई कैप करने के बाद आप इस लाइन को और इस लाइन को रोक लें, इसकी मल्टीप्लाई करें ऊपर से नीचे की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, अदरवाइज साइन चेंज हो जाएगा बेटा हमारा। ए वाई बी जेड, फिर लगाए माइनस बी वाई ए जेड, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, फिर लिखिए प्लस, अब लिखिए जे कैप के लिए ये लाइन छोड़ दें और ये लाइन छोड़ दें, इसको दबा लें, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड माइनस बी एक्स ए जेड प्लस के कैप, इसको दबा लें, सॉरी प्लस ज़्यादा माइनस के कैप। अब ए एक्स से बी वाई, बी एक्स से ए वाई, ए एक्स से बी वाई, बी एक्स से ए वाई, ये हो गया। ये आपके पास वेक्टर सी आ गया, आई कैप इसमें, जे कैप इसमें, के कैप इसमें। अगर आपसे पूछे कि फाइंड यूनिट वेक्टर, तो बेटा जो वेक्टर सी है, वेक्टर सी अपॉन इस मॉडुलस, वेक्टर सी इक्वल किसके है, ए क्रॉस बी के, और ए क्रॉस बी का आप मॉडुलस निकाल लें। सी कैप इक्वल टू वेक्टर सी अपॉन इट्स मॉडुलस ए क्रॉस माइनस बी, ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी का मॉडुलस। अब ये आता है कि कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट काम कहाँ कहाँ आती है बेटा। तो सबसे पहला एग्जांपल टॉर्क, ये आगे हम पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, R is the perpendicular distance from the line of action और F is the force acting on the object. Torque on the dipole, ये +2 में आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ाया जाएगा आप लोगों को बेटा। टॉर्क होता है डाइपोल मूवमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस P क्रॉस E। एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू R क्रॉस P, P यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है और R जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। L ये टॉर्क, ये भी टॉर्क। ये कुछ एग्जांपल्स लिखे मैंने, वैसे आप लोग सीख जाओगे धीरे धीरे, क्योंकि ए डॉट बी और ए क्रॉस बी आपको बहुत काम आने वाला है बेटा। अब हम आगे बढ़ें, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमारे पास हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ कहाँ काम आती है। मान लो आपके पास ये दो साइड्स हैं किसी पैरेललोग्राम की, रिप्रेजेंटेड बाय टू वेक्टर्स। अगर किन्हीं दो साइड को किन्हीं दो वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है तो जो आपके पास एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आता है वो उन दोनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर आता है। इफ टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, then area of the parallelogram is equals to modulus of a cross b, मीन्स a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है वो उसका एरिया बताएगा बेटा। डायग्राम देख लो, वेक्टर आपके पास एक तो ये था बेटा, एक ये था,
मैंने ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। अब यहाँ से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, बिकॉज एरिया निकालना है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट बेटा। तो बेस तो आपके पास हो गया ए और हाइट आपके पास ये है। अब देखो ये वाला एंगल थीटा, तो थीटा के साथ तो कोस थीटा आएगा और ऊपर क्या आएगा साइन थीटा। तो इतना जो पार्ट आपके पास है ये वाला, ये तो हो गया बी कॉस थीटा, ये हो गया बी साइन थीटा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया बेस इंटू हाइट, बेस इक्वल टू ए, हाइट क्या है बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा। अब इसमें सी कैप नहीं है, देखो ए बी साइन थीटा क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है बेटा, तो इसको हम ए कॉस बी का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। अगर सी कैप होता तो यहाँ पे ऐसा हम नहीं लिखते। इसी सीक्वेंस में अगर हम आगे बढ़ें, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट्स द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। बेटा अब तक तो ये साइड थी और अब क्या हो गया, ये डायगोनल हो गया है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर डायगोनल को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस केस में जो एरिया होगा पैरेललोग्राम का वो होगा हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास उसका एरिया आएगा, किसका, पैरेललोग्राम का। अगर वेक्टर ए और बी किसी ट्रायंगल की दो साइड हैं तो उसका एरिया भी आप ऐसे ही निकालेंगे। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी ट्रायंगल की दो साइड हैं तो उसका एरिया भी आप ऐसे निकालेंगे, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अच्छा, जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है, जैसा पीछे पढ़ाया था कि जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज़ कॉम्यूटेटिव बेटा। ऐसे ही वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बिकॉज ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए डायरेक्शंस अपोजिट हो गई हैं और डायरेक्शन अपोजिट होते ही आपका वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं होता है, वो नेगेटिव वेक्टर होता है। हाँ, हम अगर लिखना चाहें तो वी कैन राइट हेयर कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। अब ये ठीक हो गया, इक्वल नहीं है, ये इसके नेगेटिव के बराबर है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ये रिजल्ट जो मैंने बताए हैं न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएंगे। देखो फिर दोबारा देख लो कि जो वेक्टर पैरेललोग्राम की साइड अगर रिप्रेजेंट होती हैं दो वेक्टर से तो एरिया निकालना है, तो एरिया होता है उन दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर्स डायगोनल रिप्रेजेंट करते हैं तो एरिया होता है 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। और अगर दो वेक्टर्स ट्रायंगल की दो साइड रिप्रेजेंट करते हैं तो एरिया होता है हाफ ए क्रॉस बी उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ये रिजल्ट जो मैंने लिखे नोट डालने के बाद इस पेज पे जो भी लिखा हुआ है, ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास हैं। न्यूमेरिकल जब आते हैं तो इनके ऊपर ही क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ा ध्यान रखें इनका। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आपको वेक्टर फाइंड करना है बेटा। तो जो वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा वो वेक्टर सी होता है। और ऐसा कब होता है, अगर मैं ए क्रॉस बी कर दूं तो जो रिजल्ट आएगा परपेंडिकुलर आना है, इसका मतलब हमें ए क्रॉस बी निकालना है। इसमें ऐसा लिखा क्या करना है, समझना पड़ेगा कि इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर कब आ सकता है, अगर दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ मैं तो ए क्रॉस बी निकालना है। तो जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, थर्ड वेक्टर, और थर्ड वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप। वेक्टर बी इक्वल टू ये गिवन था, मैंने लिख लिया है। सी वेक्टर फाइंड करना है। वेक्टर सी इक्वल किसके आएगा, ए क्रॉस बी। ऐसा क्यों लिखा, ए क्रॉस बी ही क्यों लिखा, क्योंकि कंडीशन रखी है कि इनके परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर कब आता है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होती है बेटा। तो वेक्टर सी इज इक्वल टू आ गया आई जे के 3 3 -1 -2 1 -3, मैंने वही लिखा है। ए एक्स 3 है, ए वाई 3 है, ए जेड -1 है, बी एक्स -2 है, बी वाई 1 है, बी जेड -3 बेटा, ऐसे लिख लिया। अब स्टार्ट करें। आई कैप लिखो, पहले आई कैप लिख लिया मैंने। आई कैप को लिखने के बाद इस लाइन को और इस लाइन को आप भूल जाएं। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से, तो 3 × -3 -9, एक माइनस हम लगाएंगे, 1 × -1
तो -1 तो ये हो गया, एक माइनस मैं लगाऊंगा तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, ये 3 × 3 -9, और ये -1 × 1 माइनस का 1 आएगा, एक माइनस हम लगाते हैं बीच में तो प्लस का हो गया। अब माइनस जे कैप, इसको दबा लो जे कैप के लिए, 3 × -3 -9, ये -1 और ये -2, तो प्लस का 2 हो जाना है, लेकिन एक माइनस हम लगाएंगे तो माइनस का 2 बन जाएगा ये। प्लस के कैप 3 × 1 3, 3 × 2 माइनस का 6, एक हम लगाएंगे माइनस तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो प्लस का 6। दोबारा से देख लें बेटा, इसकी मल्टीप्लाई इससे की है, एक माइनस लगाओ, इसकी इससे कर दो, इसको रखो एज इट इज़। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर माइनस लगा के ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको दबा लो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, माइनस लगा के इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। तो बेटा -9 और प्लस का 1, तो माइनस का 8 बचेगा, माइनस का 8 आई कैप, -2 -9 -11, एक माइनस बाहर है तो +11, +11 जे कैप, 3 + 6 9 9 के कैप। ये वेक्टर आ गया, देखो इसमें आई जे कैप आ गया ना, इट मीन्स जो ये वेक्टर अब है ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। अच्छा, अगर एग्जामिनर चाहे तो आपसे एक बात और पूछ सकता है कि फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। यहाँ सिंपल वेक्टर लिखा है बेटा, अगर वो चाहे तो बोल दे कि फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये तो आपको करना ही करना पड़ेगा। अब वेक्टर तो पता लग गया, इसका यूनिट वेक्टर निकालना सब बच्चों को आता है, वेक्टर अपॉन इट मॉडुलस। तो बेटा ये आपके पास यहाँ आ गया, सी कैप इज इक्वल टू वेक्टर सी अपॉन सी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर सी की वैल्यू एज इट इज पुट कर दी मैंने। जब निकालेंगे सी का मैग्नीट्यूड तो -8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर 121, 9 का स्क्वायर 81, जोड़ दो 266 आपके पास ही आ गया। इट मीन्स सी कैप आपके पास जो है ये यूनिट वेक्टर आ गया परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, इसकी डायरेक्शन हमारे पास ये होगी। ये सिंपल था, यूनिट वेक्टर हो गया। अधिक समझ गए होंगे सब बच्चे। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेक्टर ए और बी, आपको दो वेक्टर गिवन है। These are the two adjacent side of parallelogram। ये दोनों पैरेललोग्राम की दो साइड है, कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब अगर दो साइड दे रखी हैं तो एरिया कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अगर ये डायगोनल होते तो ए क्रॉस बी का निकालते, मैग्नीट्यूड उसका हाफ कर देते। पढ़ना है क्या, आर द टू एडजेसेंट साइड्स, साइड्स का मतलब सिर्फ आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। डायगोनल अगर होते तो हाफ कर देते उसका, ट्रायंगल होती तब भी हाफ। अब पैरेललोग्राम है तो भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब ए ये है, बी ये है, चलो ए क्रॉस बी स्टार्ट करते हैं। ए क्रॉस, बेटा आई को एज इट इज रखो, -2 × -1 2 हो जाएगा, एक माइनस में लगाऊंगा तो 1 × 1 तो 1 आ गया और -1 हो गया हमारे पास। अब माइनस जे कैप, इसको दबाओ एज इट इज, 5 × -1 माइनस का 5, 3 × 1 3 आएगा, लेकिन माइनस में लगाऊंगा -3 हो गया। अब ये लो प्लस के कैप, 5 × 1 5, 3 × 2 -6, एक माइनस में लगाऊंगा +6 का हो गया, ये आ गया भाई। दो में से एक तो एक बच गया, ये माइनस का 8 और एक माइनस प्लस का 8 हो जाएगा। 6 + 5 11, ये आपके पास ए क्रॉस बी आ गया। ये नहीं छोड़ना हमें, अभी आपके पास ए क्रॉस बी आया है, हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। तो बेटा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, 11 का 121, जब ऐड करोगे तो 186 आएगा, 186। अब ये आपको पता है कि देखो ये मैंने कैसे लिखा अगला पार्ट, भाई 196 का रूट निकालो तो 14 आता है। सुनो ध्यान से, 196 का रूट 14 होता है, 169 का रूट होता है कितना, 13। इट मीन्स ये 13 और 14 के बीच में आने वाला है, तो आप रफली आइडिया दे सकते हो कि लगभग वही इतना आपका आंसर आएगा। या फिर रूट निकालना है तो निकाल सकते हो, अच्छी बात है। 186 रूट आएगा 30.6 यूनिट्स। ये आपके पास एरिया हो गया पैरेललोग्राम का, जो आपको साइड दे रखी थी ऊपर। आई थिंक कुछ समझ में आ रहा होगा।
एक दो क्वेश्चन बेटा खुद भी करोगे तो अच्छे समझ जाएंगे ना। अब अगला पार्ट आपके पास आता है, अगला क्वेश्चन आता है सेकंड टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं। इफ वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3 a डॉट बी। भाई यहाँ तो लगाया है मैग्नीट्यूड, क्यों लगाया है? क्योंकि ए क्रॉस बी वेक्टर आता है। यहाँ नहीं लगाया मोड, यहाँ मॉडुलस क्यों नहीं लिया? बिकॉज ए डॉट बी तो पहले ही स्केलर क्वांटिटी है, समझ रहे हो? तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। अगर ऐसा है तो कहता है ए और बी के बीच में एंगल बताओ क्या आएगा। ये तो गिवन है कि अगर ऐसा हो तो ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा। तो उसके लिए हम बेटा आगे बढ़ते हैं। ये आपको गिवन था, ए क्रॉस बी का मॉडुलस इज इक्वल टू आपके पास था √3 a डॉट बी। अब ए क्रॉस बी को आप लिख सकते हो ए बी साइन थीटा, तो मॉडुलस लगे सी क्या पड़ जाएगा। ए डॉट बी को आप लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा लिख सकते हो बेटा, इसको ए बी साइन थीटा, इसको ए बी कॉस थीटा। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, ये कोस इधर आएगा तो साइन अपॉन कोस इक्वल टू √3 बच गया। साइन बाई कोस क्या होता है? टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा हो गया √3। टेन थीटा की वैल्यू √3 कब होती है? थीटा कितना होता है? 60 डिग्री होता है। टूल्स में हम टेबल याद करेंगे। थीटा बेटा कितना हो गया? 60 डिग्री आपके पास थीटा आ गया। अगला क्वेश्चन ये है, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। भाई इसकी जरूरत नहीं लगाने की हमें माइनस की, तो लगाओ तो आपकी मर्जी है ना, क्योंकि सिर्फ मॉडुलस ले रखा है मैंने, ये कन्फ्यूज दे दिया आपको। अब ये इसको ऐसा दे रखा है तो कहता है ए और बी एंगल कितना आएगा भाई, इसको इधर ले प्लस का हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए दोनों का मॉडुलस है, डायरेक्शन है नहीं तो वैल्यू तो बराबर रहेगी, इक्वल टू 0। इट मीन्स ए बी साइन थीटा प्लस बी ए साइन थीटा। बात तो एक ही है, डायरेक्शन होती साथ में सी कैप लगा होता तो अलग बात थी। अब मॉडुलस का मतलब है वैल्यू तो सेम ही आनी है। तो ए बी साइन थीटा इक्वल टू बी ए साइन थीटा प्लस बी इक्वल टू 0। ये 2ab हो जाएगा इक्वल टू 0, तो 2ab नीचे पहुंच जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 0 बचेगा। ये कब होगा? जब थीटा या तो 0 या फिर क्या होगा? नेगेटिव। भाई साइन की वैल्यू 0 कब होती है? साइन की वैल्यू 0 होती है जब या तो थीटा 0 या थीटा बेटा क्या हो 180 हो। उन दोनों केस में साइन 0 होता है। इट मीन्स दोनों वेक्टर्स या तो पैरेलल हैं या फिर हमारे पास क्या बेटा वो एंटी पैरेलल्स हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी, फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी, द सम ऑफ टू इज परपेंडिकुलर टू द डिफरेंस। कि दोनों का जो सम है वो इन दोनों के डिफरेंस के परपेंडिकुलर है। वेक्टर ए और बी का जो सम है यानी कि ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी। तो कहते हैं ए और बी का रेशियो निकालो क्या आएगा। अब बेटा ए प्लस बी ये भी वेक्टर बनेगा और एक वेक्टर आपका ये बनेगा ए प्लस बी। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, मॉडुलस ना लिखें तो। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो कंडीशन क्या होती है कि उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगी बेटा। अगर दो वेक्टर क्या हैं परपेंडिकुलर तो दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगी 0। आओ भाई सोल्व करते हैं इसको। ए प्लस बी को मैंने वेक्टर सी ले लिया और ए माइनस बी को वेक्टर डी ले लिया मैंने। ये मॉडुलस नहीं है बेटा, मैंने ब्रैकेट लगा रखा है। मॉडुलस होते ही तो आपका वेक्टर हट जाएगा, ब्रैकेट है ये। इसको मैंने सी को डी मान लिया। अगर सी और डी परपेंडिकुलर है तो याद करो जब आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाई गई थी तब बताया था कि भाई अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। तो सी डॉट डी इक्वल टू 0, सी की वैल्यू ए प्लस बी, डी की वैल्यू ए माइनस बी इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर दे बेटा, ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए माइनस का ए डॉट बी और माइनस बी डॉट बी, मल्टीप्लाई ब्रैकेट आप सब खोलना आता है। ए डॉट ए बेटा ए स्क्वायर हो जाएगा, बी डॉट ए को बी ए कोस लिख लूँ मैं, ए डॉट बी को मैं लिखूँ ए बी कोस थीटा माइनस बी डॉट बी। अब देखो मैंने बताया था कि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, इट मीन्स ये दोनों तो बराबर हैं, चाहे इसको आगे पीछे लिख लो।
तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। बी को मैं उधर ले गया तो प्लस का हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, रूट ले लोगे तो ए इक्वल टू बी हो गया बेटा रूट लेने के बाद। रेशियो ए बाई बी इक्वल टू 1, इट मीन्स ए और बी का जो रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड है वो 1:1 है। ए और बी का जो रेशियो ऑफ बेटा मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1/1 है, सॉरी 1:1 है। अब जो क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया था ना, मैं वही क्वेश्चन दोबारा लेके आया हूँ कि ए क्रॉस बी का मॉडुलस इक्वल टू √3 टाइम्स ए डॉट बी। उस क्वेश्चन में सिर्फ एंगल निकालना था। अब एक स्टेप बढ़ा दिया, फाइंड ए प्लस बी। ए प्लस बी और निकालना है साथ, तो एंगल तो निकाल लेंगे हम। एंगल कैसे निकाला, तरीका ये रहा सामने जो पहले पढ़ाया था आपको मैंने। ए क्रॉस बी को ए बी sin थीटा लिखेंगे, ए डॉट बी को ए बी cos थीटा लिखेंगे, √3 आ गया, तो tan थीटा इक्वल टू √3 आ गया, थीटा यहाँ से 60 आ गया। थीटा तक बात नहीं बनने वाली, अब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड मतलब अब क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और सारे की पावर 1/2। आपको बेटा ये फाइंड करना था, इसके लिए थीटा चाहिए मुझे, तो थीटा निकाला 60 डिग्री मैंने। अब ये थीटा 60 है, इसमें पुट कर देंगे। आपका जो पार्ट बनने वाला है अगला वो ये बन गया भाई, ए प्लस बी का मोड इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos 60 बेटा 1/2 हो जाएगा। 1/2 कहाँ से आया, बिकॉज cos 60 इक्वल्स टू 1/2, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी 1/2, cos 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बच गया और सारे का 1/2। ये आपका आंसर आ गया, ए प्लस बी निकाल दिया। किस कंडीशन में निकाल दिया, जब ए क्रॉस बी इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम और भी कर सकते हैं। क्वेश्चन तो कितने भी कर लो, बहुत से क्वेश्चन हमारे पास होते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गिवन वेक्टर ए का मॉडुलस 2, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 3 एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू 3। आपको थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप से है, ए और बी और ए प्लस बी इन सब का मॉडुलस गिवन है 2, 3 और 3, मीन्स मैग्नीट्यूड आपको गिवन है। मैग्नीट्यूड मॉडुलस एक ही बात होती है बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस 2b डॉट 3a माइनस 4b। इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, तो पहले आप इस डॉट मल्टीप्लाई को ओपन कर लें। जब ये डॉट मल्टीप्लाई यहाँ से ओपन करेंगे हम लोग, यहाँ जो मान लो आपके पास x आ गई, क्या आ गई x, आप x निकालो क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू है ना, वो मैंने x मान ली, तो x इक्वल टू क्या हो गया, a इसके मल्टीप्लाई 3 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा बेटा। भाई 3 तो कॉन्स्टेंट टर्म है, वेक्टर a इंटू वेक्टर a तो 3a डॉट a। अब -4 और a की मल्टीप्लाई करोगे तो -4 तो कांस्टेंट है a डॉट b, ऐसे ही इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ अगर, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा और a डॉट b या b डॉट a 6b डॉट a, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 4 -8 b डॉट b। बेटा सिंपल स्टेप्स हैं, इसकी मल्टीप्लाई दोनों से कर दी पहले, फिर इसकी मल्टीप्लाई दोनों से कर दी। अब ए डॉट ए तो ए स्क्वायर होता है, ए डॉट बी ए बी cos थीटा होता है, बी डॉट ए बी वही होता है ए बी cos थीटा, और बी डॉट बी होता है बी स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ तो 4 था और यहाँ 6 था प्लस का, तो प्लस का 6 माइनस का प्लस का 2 बचेगा, तो मैंने प्लस का 2 यहाँ लिख दिया, ये डॉट हटा दिया और ए बी cos थीटा, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए की बात होती है, तो इसलिए इसमें से माइनस हो गया, 2 बच गया, 2ab cos थीटा। अब मुद्दा है कि थीटा कहाँ से लाएं, भाई ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू नहीं पता। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए एग्जामिनर ने ये आपको हिंट दे दिया, ए प्लस बी का मॉडुलस फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू सारे का रूट होता है ना, तो बेटा मैं यहाँ अगर स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ भी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ए प्लस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसका रूट था, स्क्वायर से रूट हट गया, इक्वल टू 9 बेटा। ए की वैल्यू कितनी थी 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, बी की वैल्यू थी 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2ab 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, cos थीटा इक्वल टू 9, 9 से 9 कैंसिल, ये 4 भाजक हो गया माइनस का और 12 जाएगा नीचे। तो यहाँ से जो सोल्व करोगे, ये आपको सोल्व करना है, cos थीटा की वैल्यू माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 cos थीटा पूरा निकाले मैंने, ये पूरा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, इसकी निकाल ली मैंने, तो चलो पुट करते हैं। 3 इंटू ए स्क्वेयर, ए की वैल्यू 2 थी, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2 ए बी कोस थीटा, तो 2 तो ये है, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, कोस थीटा माइनस 1/3, माइनस 8 इंटू बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 बेटा। भाई अब तो मैथ बच गया, सोल्व कर लोगे, आंसर आएगा माइनस का 64, माइनस का 64, ये इसका आंसर आ गया। जो वैल्यू थी एक्स हमने मानी, तो उसका आंसर ये है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको 3 वेक्टर ए बी सी गिवन है, वेक्टर ए बी सी आपको गिवन है, उनकी वैल्यूज सामने हैं, वीडियो में चल रही है। और जो वेक्टर आर है उसका जो किसके इक्वल वेक्टर वो है ए माइनस बी प्लस सी। वेक्टर आर क्या है, ए माइनस बी प्लस का सी, ये वेक्टर आपके पास आर है बेटा। अब कहते हैं फाइंड द एंगल दैट वेक्टर आर मेक्स विद जेड एक्सिस। आर वेक्टर जो एंगल बनाएगा जेड के साथ, आपको वो निकालना है भाई। तो पहले तो आर फाइंड करना चाहिए। आर फाइंड कैसे करेंगे, ए माइनस बी प्लस सी, मीन्स ए में से बी माइनस कर दो, सी ऐड कर दो, या फिर आपको पता है ए और सी को ऐड कर लो पहले और बी को माइनस कर लो। भाई ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे और के वाला के साथ रहेगा। तो जब इनको आप ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करोगे ए बी और सी की, तो इसको मैंने मॉडिफाई कर लिया ए प्लस सी, पहले ए और सी को ऐड कर लो, 5 4 9 3 4 7, ये -6 प्लस का 2 तो माइनस का 4, ए और सी ऐड हो गया, ये से माइनस कर दो तो माइनस का फिर ये बचेगा, ये वेक्टर आर आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो वेक्टर आर है वो एंगल कितना बनाएगा विद जेड एक्सिस। अब बेटा देखो, कोस थीटा एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन ए बी। यहाँ पे ए और बी ये वाला नहीं है, इनको मत यूज़ कर लेना, ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा है। यहाँ पे एंगल किसके बीच में निकालना है, एक तो वेक्टर आर के बीच में, तो ए तो हो गया वेक्टर आर, और अगला है जेड एक्सिस, तो बी हो गया जेड एक्सिस सिर्फ। तो जेड के लिए क्या करेंगे, के कैप। ये बात समझ गए होगा आप लोग को। ए तो हो गया वेक्टर आर जिनके बीच में एंगल निकालना था, और बी हो गया जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के लिए के कैप यूज करेंगे अपॉन आर और के का मोड में बेटा। तो वेक्टर आर तो आपके पास है 11 आई कैप, 5 जे कैप, -7 के कैप, डॉट ये के है तो के, क्योंकि इसमें आई जे तो है नहीं तो जीरो हो जाएगा सारा, सिर्फ के है, तो के वाले की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे भाई, इनमें तो ना तो इधर जे है ना आई है, तो जीरो हो गया, तो सिर्फ आएगा के इंटू के, 1 हो गया तो -7 बचेगा ऊपर तो, और नीचे निकालना है मॉडुलस। मॉडुलस निकालो, 11 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 ही आएगा, उसको आप लिखो या मत लिखो, 1 का स्क्वायर 1। तो आपके पास देखो ऊपर क्या बच गया। अब जब ये मल्टीप्लाई की है बेटा मैंने ऊपर, तो ये और ये टर्म तो खत्म हो गई है, माइनस का 7 बचा है सिर्फ, और नीचे हो गया 121, 25 और 49। जब इसको आपने सोल्व किया, ये आ गया cos थीटा इक्वल टू -7 अपॉन √195, -7 अपॉन √195 आपके पास बेटा ये आ गया। अब भाई 196 का रूट कितना होता है, 14, तो नियर अबाउट 14 आ जाएगा। ये थोड़ा समझे, 195 आया है, लेकिन 196 होता तो यहाँ 14 आता ना, तो थोड़ा सा कम है, तो उसको नियर अबाउट 14 लिख सकता हूँ मैं। तो -7/14 यानी कि -1/2, और कोस की वैल्यू माइनस की 1/2 कब होती है, जब थीटा होता है 120 डिग्री का, मीन्स उनके बीच का जो एंगल है दैट इज़ 120 डिग्री। बच्चों बात समझ गए होगे, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था,
वैसा ही क्वेश्चन एक और कराता हूँ तुम्हें, है ना, इस टॉपिक का तुम्हें एक क्वेश्चन में वैसा ही कराता हूँ दोबारा से। वो क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द एंगल विच वेक्टर ए मेक्स विद एक्स एक्सिस। वेक्टर ए आपको ये दे दिया और किसके साथ बनाएगा, एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा। सिर्फ डायरेक्शन दे रखी है, इट मीन्स हम क्या यूज़ करेंगे, यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे। तो वेक्टर ए तो आपके पास ये है, वेक्टर बी आपके पास ये था, एक्स एक्स का मतलब हो गया आई कैप, तो वेक्टर ए ये है बेटा, बी हो गया। थीटा कैसे फाइंड करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। जब ए डॉट बी करोगे तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, इसमें जे है नहीं तो 0 जे, तो 0 हो रहेगा, सिर्फ 1 बचेगा ऊपर। नीचे निकालो ए का मैग्नीट्यूड, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2, और इसमें तो 1 ही है तो 1 का 1 आ जाएगा। मॉडुलस निकालना सभी को आता है, तो कोस थीटा हो गया 1/√2 और थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। भाई कोस की वैल्यू 1/√2 कब होती है, जब थीटा कितना होता है बेटा, 45 डिग्री होता है। आई थिंक जो क्वेश्चंस करवाए हैं सब बच्चे समझ गए होंगे। मैं हर लेक्चर में कहता हूँ कि जब तक प्रैक्टिस हाथ से नहीं करोगे ये क्वेश्चंस आपको महाभारत लगेंगे। वैसे महाभारत आजकल टीवी पे चल रही है, 2 महाभारत हो जाएंगी टीवी पे, एक साम नोटबुक में। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है कंडीशंस फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। और ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस बड़े आसान से सॉल्व हो जाते हैं हमारे। कंडीशंस फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर जीरो कब होता है, मीन्स चाहे तो एडिशन हो या डिफरेंस हो, जीरो निकालना है। अब रिजल्टेंट जीरो निकालने के लिए हम अगर बात करें तो हम पहले बात करते हैं, अगर आपका 2 ही वेक्टर है सिर्फ, तो 2 वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो कब हो सकता है बेटा। 2 वेक्टर जो हैं उनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो हो सकता है अगर दोनों वेक्टर इक्वल और अपोजिट हों। इक्वल और अपोजिट, भाई उनको ऐड करना है, एक लेफ्ट में एक राइट में, उतना ही फोर्स काम करेगा तो नेट करेगा, जीरो रहेगा। फॉर 2 वेक्टर्स, अगर 2 ही वेक्टर हैं तो रिजल्टेंट जीरो का कंडीशन, हमारे पास कंडीशन क्या आएगी कि दोनों होने चाहिए इक्वल अपोजिट। पहला केस आ गया कि कंडीशन निकाल रहे हैं कि जीरो रिजल्टेंट कब बन सकता है, जब वेक्टर ए और बी दोनों बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, नेगेटिव साइन आ गया ना हमारे पास। तो वेक्टर ए इक्वल टू -b अगर है तो इन दोनों का जो सम है वो जीरो आएगा। रिजल्टेंट a प्लस ऑफ -b इक्वल्स टू 0, बिकॉज -b आपके पास क्या है, तो जो वेक्टर आपके पास a है उसका और वेक्टर जो b है उसका जो सम है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लस ही रहेगा, ये इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा बेटा। अगर 3 वेक्टर हैं, मेन पॉइंट स्टार्ट यहाँ से होता है, फॉर 3 वेक्टर्स, और तीनों किस में है बेटा, सेम प्लेन में है। 3 वेक्टर हैं, तीनों सेम प्लेन में हैं, यानी कोप्लेनर है। कैसे हमारे पास हैं, जो वेक्टर सेम प्लेन में होते हैं उनको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। तो उस केस में कंडीशन क्या है, थोड़ा समझो इसको। इफ़ दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, तो उस केस में रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। ऑर्डर सेम है, ऑर्डर क्या है, सेम। इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, बात ध्यान दे। अब ये जो डायग्राम है इसको देखो ध्यान से। अगर मैं आपसे बात करूँ, मैंने ट्रायंगल लॉ पढ़ाया था, वेक्टर ए ये गया, वेक्टर बी ये गया, ए और बी का तो ऑर्डर सेम है लेकिन सी का ऑर्डर अपोजिट है। इस केस में रिजल्टेंट जीरो नहीं है, क्योंकि ए का ऑर्डर बी का तो सेम है लेकिन सी का ऑर्डर अपोजिट हो गया। अगर सी इधर आता तो ऑर्डर सेम होता बेटा, वेक्टर ए वेक्टर बी, मीन्स लगातार अगर क्लोज पाथ बन के आता तो ऑर्डर सेम होता। अब ये ऐसे है, ये ऐसे है, अब यहाँ से चलना, अगर आपको पेन नहीं उठाना पड़े, लगातार यूँ गए फिर यूँ गए फिर यूँ गए, तो हम मानते हैं कि ऑर्डर सेम है। लेकिन यूँ जाके यूँ गए फिर वापस यहाँ से यूँ गए, अब ऑर्डर सेम नहीं है। तो इस केस में अगर ए और बी का जो समय इक्वल टू सी के है, तो वेक्टर जो सी है इक्वल टू ए प्लस बी हो गया। हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। अगर ऑर्डर अपोजिट है तो, ट्रायंगल लॉ की बात कर रहा हूँ मैं। अब सी को इधर ले आओ, तो वेक्टर ए प्लस बी प्लस की जगह इधर आके सी माइनस का हो गया, तो वेक्टर ए प्लस बी माइनस ऑफ सी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं।
इसका मतलब अगर a प्लस बी जो वेक्टर था उनके अंदर मैं c का नेगेटिव ऐड कर दूं तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। c का नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इस एरो को इधर लगा दो, ध्यान से समझे, a प्लस बी इक्वल टू सी, ट्रायंगल लो, c को इधर लाया माइनस सी, इसको मैं लिखा a प्लस बी प्लस ऑफ माइनस ऑफ सी। इट मीन्स a प्लस बी का जो रिजल्ट है अगर मैं उसमें माइनस का c मीन्स c को मैं नेगेटिव कर दूं तो जीरो आएगा। तो देखो अगले डायग्राम में a का ऑर्डर ये था, b का ऑर्डर ये है और c का उधर नहीं, एरो इधर आ गया, तो लगातार एक पाथ बन गया कि नहीं बन गया। अब इस केस में आपके पास रिजल्टेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। c का नेगेटिव c को उल्टा कर दिया, सेम ऑर्डर हो गया, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू जीरो इस केस में। तो कंडीशंस क्या है हमारे पास कि अगर तीन वेक्टर हैं, तीनों को हम सेम ऑर्डर में लेके चलते हैं और तीनों को किसी ट्रायंगल क्लोज पाथ बना लो, ट्रायंगल छोड़ो, चार है तो चार ले लो, क्लोज पाथ बना लो, पाँच है तो पाँच ले लो, पाथ क्लोज होना चाहिए सभी का, चाहे कितने भी वेक्टर्स आपके पास हों, सभी का पाथ अगर क्लोज है मीन्स वहीं से चले और घूम फिर के वहीं आगे ऑर्डर सेम हो गया तो रिजल्टेंट जीरो आना है। यानी कि r इक्वल टू जीरो। और जिन वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो होता है हम उनको बोलते हैं कि वो वेक्टर इक्विलिब्रियम में हैं। जिन वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो होता है दे आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। नेट जो उनका रिजल्ट है वो जीरो आ गया। इसके ऊपर आपका टॉपिक अगला आता है लामीज थ्योरम। प्लस टू में बड़ी काम आने वाली है इसलिए भूलना मत। लामीज थ्योरम ये कहता है कि इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट हैव जीरो रिजल्टेंट, अगर किसी पॉइंट पे जितने भी वेक्टर काम कर रहे हैं उनका रिजल्टेंट जीरो है, यानी कि वो सभी किस में हैं, इक्विलिब्रियम में हैं। तो जो ईच वेक्टर उसका मॉडुलस इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू। ईच वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू। इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, समझो स्टेटमेंट को। वेक्टर ए बी सी थे हमारे पास। अब दो वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा होता है बेटा, या तो टेल से टेल मिलाओ या हेड से हेड मिलाओ। देखो ये बात ध्यान करो, जब बिगनिंग में मैंने वेक्टर स्टार्ट किया था तो मैंने क्या बताया था कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का मतलब होता है कि एंगल बिटवीन टेल और एंगल बिटवीन हेड और हेड। तो बेटा वेक्टर ए ये है, बी और सी ये है। तो देखो वेक्टर बी तो आपका यूँ है, अगर मैं इस वेक्टर ए को आगे बढ़ा दूँ, ये बात बता रखी है कि पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता। तो इस वेक्टर को यहाँ की बजाय अगर मैं आगे लिख देता तो एंगल अब आपका कौन सा बनता, ये बनता। बेटा वेक्टर ए को अगर मैं आगे बढ़ा देता तो टेल यहाँ जाती, वेक्टर यहाँ पहुँच जाता, तो टेल से टेल एंगल हो गया ये। ऐसे ही अब देखो वेक्टर सी तो यहाँ रहा है, सी की तो टेल है और बी का हेड है, तो आप क्या करो, आप बी को आगे ले जाओ ताकि टेल टेल मिल जाए। वही वेक्टर बी यूँ था ना, उसका हेड था, उसको आगे ले जाओ, पैरेलल शिफ्टिंग होगी, ये कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ गए, अब ये जो एंगल बन गया सी और बी के, ये आपके पास हो गया वेक्टर। ऐसे ही यहाँ जाओ, अब यहाँ देखो ए की टेल है, बी सी का हेड है, सी वेक्टर यूँ था, सी का हेड ए की टेल, दोनों की टेल मिलानी है, तो भैया जी इसको आगे ले आओ, ये अब ए की टेल, ये सी की टेल, ये एंगल हो गया। एंगल बिटवीन द वेक्टर मतलब या तो एंगल हेड के बीच में या टेल के बीच में, तो अल्फा बीटा और गामा आपके पास आ गए। अब थ्योरम क्या कहती है कि वेक्टर ए अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड सी, ए ये हो गया, साइन ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड सी, बी और सी में एंगल बना है अल्फा, तो ए अपॉन साइन अल्फा। वेक्टर बी अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू, ए और सी, भाई बी वेक्टर ले ले, एंगल निकल लेना हमें, तो वेक्टर बी अपॉन सी और ए में कितना बना, बीटा अपॉन साइन बीटा, और वेक्टर सी अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी एंगल गया है गामा, तो सी अपॉन साइन गामा इक्वल टू हमेशा कांस्टेंट आएगा ये आपके पास लामीज थ्योरम है। इस केस में रिजल्टेंट जीरो है, तो ऐसा है आपके पास ए का मॉडुलस अपॉन साइन अल्फा, बी का अपॉन साइन बीटा, सी का अपॉन साइन गामा,
इक्वल टू कांस्टेंट बेटा। अब इस ट्रायंगल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। वही मैंने किया है, सभी की टेल मिला दी। देखो यहाँ तो ऐसे है, अब यहाँ सभी की टेल मिला रहा हूँ मैं, ए को आगे शिफ्ट कर दिया। तो देखो बी आपका ऐसे कैसे है, ये वेक्टर बी था ना, ये आपका मैंने ऐसे कैसे रखा, वेक्टर ए था इधर, उसको आगे बढ़ा दिया भाई साहब को, ये लो भैया मिल गई टेल से टेल। वेक्टर सी, जो वेक्टर सी था वो यूं था ऐसे, ये रहा, इसको पहले शिफ्ट हो गया मैंने ऐसे पैरेलली, और फिर इसको इधर शिफ्ट कर दिया आगे। समझ गए भाई, वेक्टर सी आपके पास यूं था, तो उसको मैं इधर लेके आया और इधर लाने उसको मैंने आगे ले लिया। तो तीनों की टेल से टेल में तो आपके पास डायग्राम ये बन जाएगा। इसको ऐसे बनाओ डायग्राम को, या मीन्स तीनों की टेल एक पॉइंट पे आ रही है, या बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा। देखो ए बी और सी, ए बी और सी, इनके बीच का एंगल गामा, सी के सामने गामा है, ए के सामने अल्फा है, बी के सामने बीटा है। तो ये स्टेटमेंट जो आपकी थी आ जाएगी। इसको हम प्रूव करते हैं, चलो कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ मैं। एग्जाम्पल बेटा लेते हैं, आपके पास ये है, ये ट्रायंगल बड़ी इंपॉर्टेंट बता रखी है, ये ए, ये बी और ये सी, ये 37, 53 और ये आपके पास एंगल हो गया 90। ठीक है, अब ये देखो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, रिजल्टेंट जीरो, रिजल्टेंट जीरो है। तो हमने जो लामी थ्योरम उसको लिखते हैं, प्रूव कैसे करेंगे। अब देखो ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये भी 90 है, 90। एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये भी 90, ये भी 90। जब ए को आप आगे बढ़ाओगे तो एंगल ये तो बनेगा बेटा, तो 90 डिग्री आ गया, इसको मैंने गामा मान लिया। ऐसे एंगल बी और सी में देखो भाई, ये बी और ये सी, इस बी को आगे ले जाओगे आप तो एंगल कितना है, 53 नहीं है बी और सी के बीच में, 180 माइनस 53, ये पूरा 180, इतना इतना कम कर दिया तो 180 माइनस 53। ऐसे ही एंगल ए और सी के बीच में 180 माइनस 37, ये अल्फा, ये अल्फा, बीटा और गामा पता लग गया। चलो स्टार्ट करते हैं। ए अपॉन साइन अल्फा, ए की वैल्यू 4, साइन अल्फा, अल्फा ये एंगल है, ये एंगल कितना है 180 माइनस 53। बेटा साइन 180 माइनस थीटा पे साइन चेंज नहीं होता, ये साइन 53 के बराबर ही होगा, है ना। टूल्स की जरूरत पड़ने लगी अब हमें, अब टूल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। 4 अपॉन साइन 180 माइनस 53, 180 पे साइन कोस चेंज नहीं होते हैं, तो साइन 53 कहा जाएगा। ये साइन 53 की वैल्यू बता रखी है 4/5, तो 4 5 ऊपर जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 5 बच गया। बी अपॉन साइन बीटा, बी की वैल्यू 3, साइन बीटा, ये एंगल बीटा है, तो बी अपॉन साइन बीटा, तो बी की वैल्यू 3, साइन बीटा 180 माइनस 37, ये हो जाएगा साइन 37, साइन 37 होगा 3/5, तो 3 5 ऊपर जाएगा, 3 3 कैंसिल, 5 बच गया। सी अपॉन साइन गामा भाई, तो सी अपॉन साइन गामा लो, सी अपॉन साइन गामा, सी की वैल्यू 5, गामा कितना 90, 5/sin 90, sin 91 तो 5 का 5। अब देखो ये भी 5, ये भी 5, ये 5, बोला एक नहीं सारे बराबर। समझ गए लामी थ्योरम, रिजल्टेंट के लिए कंडीशंस क्या हैं। अब देखो क्वेश्चन बनेंगे ये, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स फॉर टू गिव, स्पेलिंग गलत होगी भाई, अंग्रेजी कमजोर होगी मेरी तो। मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स टू गिव जीरो रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट जीरो करने के लिए कितने वेक्टर हमें चाहिए कम से कम। उसके लिए देखो, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है तो 2 चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं है और सेम प्लेन में तो 3 चाहिए। इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं है, प्लेन सेम नहीं है तो 4 चाहिए। सेम प्लेन में 3, डिफरेंट में 4, कम से कम 3 वेक्टर होंगे तो 0 आएगा, यहाँ पे कम से कम 4 होंगे तो 0 आएगा। ये मिनिमम के लिए कंडीशन, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस जब करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, तो मैं कुछ आपको ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो टॉपिक पीछे पड़े हैं, आपको वही डिस्कस करने हैं उसमें। लेकिन बेनिफिट ये हो जाएगा कि ट्रायंगल लॉ, सब्जेक्शन रूल, इन रूल्स के बिना क्वेश्चंस को इजी करके कैसे सोल्व करें,
टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, टाइम सेविंग प्रोसेस, कि आपको टाइम कैसे बचाना है, क्वेश्चंस को जल्दी सोल्व कैसे करें, वो लेक्चर में नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन अच्छे से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।